फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे लद्दाख, श्री कृष्ण और राष्ट्रवाद के छल, इस विषय पर। और ये विषय अपने आप में इसलिए आया कि एक बहुत ही व्यावहारिक घटना घटी कि प्रधानमंत्री बहुत ही सुनियोजित ढंग से लेह और लद्दाख पहुंचे और लेह लद्दाख पहुंच के उन्होंने वहां से दो महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट किए। एक ब्रॉडकास्ट उन्होंने सैनिकों के बीच में किया और दूसरा ब्रॉडकास्ट उन्होंने सैनिक अस्पताल के अंदर से किया। और ये अपने आप में मतलब बहुत ही रोचक चीज है कि जो इवेंट कल्चर है पीएम की, उस इवेंट कल्चर का किस हद तक प्रसार हो सकता है इसे समझा जाना चाहिए और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बार बार। प्रधानमंत्री को अगर दिलचस्पी थी और सैनिकों से मिलना था और सैनिकों से बात करनी थी, आराम से जाते, बात करते, मिलते, उनकी खबर लेते, उन्हें भरोसा दिलाते और चले आते। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह न करके पूरी एक व्यूह रचना रची और लगा कि लद्दाख को तो अब लिबरेट कराना है, इसलिए वो प्रधानमंत्री गए हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अगर कोई भी कूटनीतिक पहल करते हैं, कोई भी राजनीतिक पहल करते हैं और ऐसी राजनीतिक पहल करते हैं जो कि भारत चीन के बीच में जो मित्रता है उस मित्रता के फ्रेमवर्क की रक्षा करे, तो निश्चित तौर पर देश की विभिन्न संस्थाएं, राजनीतिक दल, सरकारें उनका समर्थन करेंगी और सहयोग करेंगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपने इवेंट को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाए, जो कि सीमा पर जो कुछ हो रहा है वो दलीय राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यजनक है कि अभी भी हम सीमा के विवाद को विदेश नीति के तहत हल करने पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं और प्रधानमंत्री और उनके अनुयायी अगर सुन रहे हो तो सुने और कहें, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाएं। सीमा पर जब हलचल हुई और सीमा पर जो असुविधा हुई और घटना घटी तो प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को फोन क्यों नहीं किया? क्या परेशानी थी? आप अचानक उनको बुलाने के लिए फोन कर सकते हैं, उनके साथ झूला झूलने के लिए फोन कर सकते हैं, लेकिन जब देश पर चीन की सीमा सेना गड़बड़ी करे तो आप फोन क्यों नहीं कर सकते उन्हें? और आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है उनसे। मैं नहीं समझता कि एक प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश के राष्ट्रपति को अचानक कॉल करे तो वो कॉल व्यर्थ जाएगा। मैं नहीं समझता। कहीं कोई ऐसी चीज घटी है जिसकी कि हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो जो जगह है जहां विवाद है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बाद में आऊंगा। मेरा सिर्फ छोटा सा कहना यह है कि अभी तक 3 बार हमारे सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो आपस में मिल चुके हैं। चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में 3 बैठकें हो चुकी हैं और 2 बैठक विदेश मंत्री स्तर पर हो चुकी हैं। इसके बावजूद अगर ये डेडलॉक से चीजें नहीं निकली हैं तो विदेश मंत्री के ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री इनिशिएटिव लेके बात क्यों नहीं करते? क्या वजह है? क्या वजह है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत दावत के लिए तो चीन के राष्ट्रपति को बुला सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की सीमा पर और खासतौर पर भारत की सरहद में जब चाइनीज सेना अवैध रूप से घुस आए तो प्रधानमंत्री फोन नहीं कर सकते? क्या वजह है?
हम वजह जानना चाहते हैं। हमारा एक नागरिक के नाते पूरा हक बनता है कि प्रधानमंत्री ने फोन क्यों नहीं किया। अभी भी समय है, अभी भी समय है कि इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए प्रधानमंत्री अपने स्तर पर सीधे राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग करें कि वो सेना को पहले की स्थिति में ले जाएं। और पहले की स्थिति कौन सी थी? पहले की स्थिति वह है जो कि गुट निरपेक्ष 0.20 की जो पॉलिसी एडॉप्ट की गई 2012 में, ये जो नीचे जो मीडिया है, जो भोपो मीडिया है, ये भोपो मीडिया और बीजेपी के लोग ये झूठ बोलना बंद करें। 2012 में एक बाकायदा सुसंगत नीति हमने एडॉप्ट की, और यह नीति कब एडॉप्ट की? तकरीबन 96 मीटिंग हुई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के, दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को के बीच में सीमा विवाद को लेकर। और ये कब से हो रही है? ये सन 62 की घटना के बाद से हो रही है लगातार। पहली बार ऐसा हुआ कि एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ सीमा के संबंध में कि कौन कहां रहेगा, कौन कहां नहीं रहेगा, जिसे नॉन अलाइनमेंट 2.0 के डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जाना जाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। हवा में पॉलिटिक्स नहीं होती, हवा में कूटनीति भी नहीं होती। प्रधानमंत्री का सीधे यह कॉल होना चाहिए कि चीन की सेना 2012 में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के तहत जो सीमा तय हुई, उस सीमा पर लौटे। मैं सिर्फ नए लोग हैं उन लोगों के लिए मेंशन करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। जब ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ 2012 में, तो उसके बाद में 2013 में चीन ने एक बार दुस्साहस किया था, और उसी तिब्बत के इलाके में, लद्दाख के इलाके में वो घुस आए थे। भारत की सेना ने 2013 में, कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, भारत की सेना ने 2013 में चीन के सैनिकों को 3 सप्ताह के अंदर खदेड़ के वापस वहीं भेज दिया जहां वो 2012 में थे। और मनमोहन सिंह ने एक बयान नहीं दिया। न मनमोहन सिंह को लद्दाख की सीमा पर जाने की जरूरत पड़ी, और 2013 में जब खदेड़ के चीनी सैनिक वापस भेज दिए गए, तो उसके बाद में वो फिर नहीं आए, और वो अभी आए। हम लोग झूठ बोलना बंद करते हैं। मैं निजी तौर पर साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मेरी विदेश नीति और दूसरे राजनीतिक विषयों में गहरी दिलचस्पी रही, और इसकी शिक्षा मेरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते हुई है। मैंने जिन विद्यार्थियों के साथ में छात्र राजनीति की और जिनके साथ मिलकर छात्र राजनीति की, वे आज अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति के और अंतरराष्ट्रीय विषयों के बहुत महत्वपूर्ण जानकार माने जाते हैं। मैंने खाली साहित्य के लोगों के साथ में अपने दिन नहीं गुजारे। तो मैं आपके बीच में जब आया हूं, तो मेरे पास में कुछ बहुत ही सॉलिड इनपुट है। और वो इनपुट क्या है? वो इनपुट यह है कि जो आपने 2012 में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सीमा के बारे में चाइना के साथ में साइन किया था, चीन की सेनाएं वहां वापस लौटें, यह इंफेसिस होना चाहिए। दिक्कत कहां खड़ी हो रही है? दिक्कत यहां खड़ी हो रही है कि कूटनीतिक इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विंग्स और इच्छाओं पर छोड़ दिया गया है। विदेश नीति किसी व्यक्ति की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो कोई हो, किसी भी व्यक्ति के आधार पर न बनती है और न चलती है।
अगर आप अहंकार से विदेश नीति चला सकते हैं और सीमाओं को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। सीमाओं को बचाने के लिए दो स्तर पर लड़ाई जरूरी है। पहली लड़ाई की सेनाएं मुस्तैदी के साथ में दुश्मन का मुकाबला करें। सेनाओं के पास में रसद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सोचें इस बात को कि चूक कहां हुई थी। बॉर्डर पर जब हमारे सैनिक वहां अनुपस्थित थे या कम थे, वैसी स्थिति में ही तो चीन ने अवैध कब्जा किया और अपनी पोस्ट बनाई, और वे अब पीछे नहीं हट रहे। और कितने दिन हो गए इस बात को? 2 महीने से अधिक समय हो गया। 2013 में मनमोहन सिंह जो गूंगे प्रधानमंत्री थे बतर्ज नरेंद्र मोदी, चाइना के घूस भर दिया था 2013 में, और 3 सप्ताह के अंदर पूरी सेना वापस चली गई थी चाइना की, और चाइना के उफ नहीं की थी, जम के धुलाई हुई थी। और भारत का एक सैनिक नहीं मरा था। और यहां ठाले बैठे 20 सैनिक मर गए और पता नहीं कितने घायल हैं। कोई आंकड़ा नहीं है उसका, अभी भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। कम से कम जब परसों प्रधानमंत्री अस्पताल में गए थे तो घायल सैनिकों के साथ में खड़े होकर अपना फोटो खिंचवा लेते तो पता चल जाती कितने लोग घायल हुए हैं। पॉपुलिज्म की और एक रद्दी किस्म के पॉपुलिज्म की एक सीमा होती है, असीम स्तर पर, वो भी विदेश नीति और कूटनीति के स्तर पर। सो हमारी पहली मांग है कि चाइना की सरकार से प्रधानमंत्री अपना इनिशिएटिव लेके पहल करके बात करें और चाइना पर दबाव डालें, कूटनीतिक दबाव डालें। कि 2012 में जहां भारत चीन की सेनाएं थीं, वहां वापस चीन की सेनाएं वापस जाएं, और यह बहुत जरूरी है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, देश समझौता नहीं कर सकता, हम सारे नागरिक समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का जो ग्रुप पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो 2012 में अडॉप्ट किया गया था, वह भारत सरकार का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। उसको ओन करना, उसे कैरी करना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है। मौजूदा सरकार उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। आप किन टोटकों से और अंधविश्वासों के चाइना लड़ना चाहते हैं? चाइना सबसे ज्यादा भयानक अंध राष्ट्र बने। अपने एक ब्रॉडकास्ट में विदेश नीति के सवाल पर मैंने ये बात रखी थी, और जिस दिन ये घटना हुई थी, सैनिक मारे गए थे, उसके दूसरे दिन ही वो ब्रॉडकास्ट था आपके बीच में, आप देख सकते हैं फेसबुक पर। मैंने संदेह व्यक्त किया था और मेरा संदेह सही निकला। मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, कूटनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं है, और कूटनीति में मैं ताकतवर, मैं की कोई जगह नहीं है। हम शांति के पक्षधर हैं और हम शांति के लिए हर कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन शब्द नहीं, भाषा नहीं होनी चाहिए। ये जो हुंकार है, इस हुंकार से कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। मैं प्रधानमंत्री को बाकायदा ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1962 में जो गलती हुई पंडित नेहरू से, उसकी कॉस्ट भारत ने बहुत बड़ी दी। पंडित नेहरू ने यही तो किया था कि पार्लियामेंट में बोल दिया था कि हम देख लेंगे अगर हमारी सेनाओं की तरफ मुंह उठा के देखा तो भारत के देखने के पहले ही चाइना ने देख लिया। उसके बाद में कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम देख लेंगे बोलने की, क्योंकि वह एक कूटनीतिक ब्लंडर था।
प्रधानमंत्री कूटनीति करते हैं, भाषण नहीं देते, और विदेश नीति के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं देते। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने कभी ये हुंकार भरे भाषण नहीं दिए। प्रधानमंत्री का काम है शांति बनाए रखना और शांति की दिशा में प्रयास करते रहना, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। और विदेश नीति का क्षेत्र कूटनीति का क्षेत्र है। यह कूटनीति होती है ब्रेन से, बंदूक से नहीं। आप ब्रेन खर्च कीजिए, ब्रेन नहीं है तो भाड़े पर लीजिए। तो चाइना के साथ में जो अभी जो कंडीशन है, उस पर मेरी पहली मांग यही है कि प्रधानमंत्री इनिशिएटिव लें और चीन के राष्ट्रपति से बात करें और कहें कि हमारे आपके बीच में शिखर स्तर की वार्ता हो। और 2012 का जो मूल्यवान डॉक्यूमेंट जो चाइना और भारत के बीच में साइन किया गया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है सीमा के बारे में, उस डॉक्यूमेंट को रीइटरेट किया जाए, नए सिरे से दोनों देश की सेनाएं उन जगहों पर वापस पहुंचाई जाएं जो उस डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इस डॉक्यूमेंट के लिए आप मनमोहन सिंह को धन्यवाद दीजिए। कांग्रेस के प्रति घृणा, कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्रियों के प्रति घृणा अंधे कुएं में ले जाएगी। देश चलाना है ना तो सलाह लीजिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह की सलाह से सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि ये लोग कूटनीति नहीं जानते। जिन लोगों ने कूटनीति की है उन लोगों की सलाह लीजिए। और जो विदेश मंत्री है ना, वो भी सिर्फ डिप्लोमेट हैं, वो कूटनीति नहीं जानते। वो डिप्लोमेट हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं डिप्लोमेट की कितनी सीमा होती है। यहां पॉलिटिकल कूटनीतिज्ञ की जरूरत है, और पॉलिटिकल कूटनीतिज्ञ के तौर पर आपको कांग्रेस की खुल के मदद लेनी चाहिए कि देश संकट में है, हमारी सीमा पर खतरा है, हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें। क्या दिक्कत थी आपको मनमोहन सिंह से बात करने में? क्या दिक्कत है कि आपको जब भी कोई क्राइसिस आता है, सीरियस क्राइसिस आता है, तो आप किसी से बात नहीं करते और सारे देश को क्राइसिस में फेंक देते हैं आप। और आज आपने फिर चाइना के साथ में जो विवाद शुरू हुआ, उसमें आपने किसी से सलाह न करके देश को फिर एक गहरे संकट में डाल दिया है। और संकट क्या है? अरे आप कभी ठंडे दिमाग से सोचिए कि 2013 में जब चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया था, तो भारत सरकार ने चाइना के किसी ऐप टैप किसी पर भी पाबंदी नहीं लगाई। चाइना की किसी वस्तु के आवागमन पर पाबंदी नहीं लगाई। चाइना से बातचीत पर भी पाबंदी नहीं लगाई। सेना ने क्विकली 3 सप्ताह के अंदर पूरी जमीन खाली करा ली। खदेड़ के चाइना के सैनिकों को वापस भेज दिया। ये शब्दवीर की तरह आप घूम रहे हैं और शब्दवीर के बहाने आप पूरे के पूरे देश को मतलब एक उन्माद में भर देना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, विदेश नीति के लिए एकदम ठीक नहीं है। ये बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। दो देशों के बीच में संबंध बड़े मेहनत से बनते हैं, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सीमा के बारे में 2012 का अडॉप्ट किया गया, उसमें 95-96 से ज्यादा विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई दोनों देशों की। आप सोचिए उनकी लेबर, मेहनत से हार्ड लेबर कहते हैं। दोनों देशों के दिमाग लगे उसमें। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चाइना एक्सपर्टों का भी योगदान रहा है। सीखिए, सीखिए, पुरानी फाइल निकालिए, सीखिए, पढ़िए, क्या करना है सीखिए।
सिर्फ कांग्रेस के प्रति नफरत पाल के आप अपने ही विवेक पर पर्दा डालेंगे, अपने विवेक को नष्ट करेंगे। एक अन्य चीज, और वो महत्वपूर्ण चीज, प्रधानमंत्री ने लद्दाख में भाषण दिया, बहुत अच्छी बात है। जो कुछ कहा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। प्रधानमंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह एक सवाल का जवाब दे। वो जहां पर भी जाते हैं वहां के स्थानीय कल्चर को वो जरूर एड्रेस करते हैं, और वहां के स्थानीय कल्चर के जो प्रमुख हैं उनको एड्रेस करते हैं। मेरा सवाल यह है कि लद्दाख में, लेह लद्दाख में मैं 2 बार जा चुका हूं, और विभिन्न तरह के लोगों के बीच में मैंने काफी लंबा समय अपना खर्च किया और वहां उनसे सीखा। लेह लद्दाख में किन की कल्चर है, कौन लोग हैं? क्या सेना को लेह लद्दाख की जनता से डिस्कनेक्ट करके आप लड़ सकते हैं चीन से? कश्मीर में आपने ये किया, ये गलती की आपने कश्मीर में। कश्मीर की जनता को जो समर्थन सेना को मिलता था, आपने सेना को जनता से एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया, और आज स्थिति है कश्मीर में सेना एक दिशा में जा रही है, जनता दूसरी दिशा में जा रही है, और नॉर्मल सी लौटी नहीं है। और आप जब भाषण देने गए, आपके भाषण का आप जानते हैं दाम है, कीमत है। आपको बौद्ध धर्म की और महात्मा बुद्ध की याद क्यों नहीं आई? लेह लद्दाख में एक मंदिर नहीं है श्री कृष्ण का। लेह लद्दाख में 5 लोग नहीं है कृष्ण की पूजा करने वाले, लेकिन आपको कृष्ण और सुदर्शन चक्र लेह लद्दाख में याद आया। जिस लेह लद्दाख में हर घर के सामने बौद्धों के मृतक स्मृति चिन्ह बने हों, हर घर के सामने सैकड़ों बौद्ध मंदिर हों, उस लेह लद्दाख में आपको बौद्ध याद नहीं आते? जिस लेह लद्दाख में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी है वो है मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लाम। ना आपको बौद्ध याद आते हैं, ना आपको इस्लाम याद आता है। ये दोनों वहां की बैकबोन है। हिंदू बहुत कम संख्या में है वहां, और आपको कृष्ण और सुदर्शन चक्र कैसे भूल गए आप? क्या आप शांति के लिए गए थे? कृष्ण बनने के लिए नहीं गए थे। कृष्ण किस संस्कृति के प्रतीक हैं? आप मेरी बात मत मानिए। आपने आरएसएस में काम किया है, आपने बीजेपी में काम किया है, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं, और उनका नायक है विवेकानंद। आप विवेकानंद को पढ़िए। मैं चैलेंज दे रहा हूं, क्या आप सचमुच में विवेकानंद के अनुयायी हैं तो विवेकानंद को पढ़िए और जानिए कि कृष्ण के बारे में विवेकानंद की राय क्या है। आप कभी कृष्ण का नाम नहीं लेते। छल की राजनीति का वो नायक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विवेकानंद कह रहे हैं। तो आपने पहला काम क्या किया कि आपने लोकल जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं लोगों की, आपने उनका महत्व ही नहीं समझा। आपको जानना चाहिए ये। आप वहां जनता को कनेक्ट करने के लिए विख्यात हैं, जनता मानती है आपको। बीजेपी का एमपी है वहां से, आपको बड़ी संख्या में बौद्धों ने वोट दिए थे। बीजेपी का जो एमपी लेह लद्दाख से चुना गया वो बड़ी संख्या में बौद्धों के वोट से चुना गया, मुसलमानों को कम वोट मिले उसे। इसके बावजूद आपको न मुस्लिम समाज याद आया, ना आपको बौद्ध समाज याद आया, ना उनके नायक याद आए। आपको कौन याद आया? कृष्ण। क्यों याद आया आपको? क्योंकि आप पब्लिक मीटिंग कर रहे थे ना, और आप पब्लिक मीटिंग करते हुए बिहार को एड्रेस कर रहे थे।
कि ये जो यादव है ना, वो जान लें कि मैं देखो, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, लेह लद्दाख आ गया हूं, मैं वहां पर याद कर रहा हूं तुमको। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कूटनीति में ये ठीक नहीं है। इलेक्शन मीटिंग होती तो चलता, विदेश नीति में धर्म को दाखिल करना सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो लेह लद्दाख में जो पब्लिक मीटिंग की, उस पब्लिक मीटिंग में जिस तरह से कृष्ण और सुदर्शन चक्र के आख्यान को शामिल किया, उसने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। उसने विदेश नीति में धर्म को शामिल कर दिया है, जो कि सही नहीं है। अभी तक कम से कम विदेश नीति का एरिया ये राम कृष्ण संप्रदाय से मुक्त था, लेकिन अब यहां पर भी आप तो पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, आप सैनिकों के बीच में बोल रहे हैं आप। सो कूटनीति में भी धर्म, विदेश नीति में भी धर्म नहीं। 70 साल में कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में विदेश मंत्रालय से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित किसी भी स्पीच में कभी भी धर्म के किसी भी रेफरेंस का, संदर्भ का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किया हो तो आप बताएं। ये ठीक नहीं है। बिहार में चुनाव तो आप वैसे भी जीत जाएंगे, बिहार में चुनाव आप हारेंगे थोड़ा ही। अरे आपके पास में ताकत है, पैसा है, आपके पास में बाहुबल है, उससे भी बड़ा आपके पास में बैलेट पेपर को वोट में बदलने की मशीनरी है, जिसे कहते हैं साइंटिफिक रिगिंग। अब बिहार में तो जीत जाएंगे। आप काहे को ये विदेश नीति में धर्म को घुसेड़ दिया आपने? क्या जरूरत थी इसकी? हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। हर जगह धर्म को नहीं प्रवेश करने देना चाहिए। धर्म की जगह मंदिरों में है, धर्म की जगह लोगों के घर में है, लोगों के मन में है। धर्म की जगह राजनीति में नहीं है, धर्म की जगह विदेश नीति में नहीं है। लेकिन आप लगातार यही काम कर रहे हैं और आपने अब विदेश नीति के साथ में कृष्ण और सुदर्शन के आख्यान को जोड़कर रिलीजन को आपने स्पर्श करा दिया। चाहे आपकी इंटेंशन ये न रही हो, लेकिन आपने करा दिया। आप कुछ और भी तो उपमा दे सकते थे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। क्या आपके स्क्रिप्ट राइटर ने आपको सजेस्ट नहीं किया? बड़ा खराब स्क्रिप्ट राइटर है, इसका मतलब यह है। एक अन्य पहलू जो इस पूरे के पूरे विमर्श का हिस्सा है, वो ये कि विदेश नीति में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब युद्ध की स्थिति होती है। युद्ध की स्थिति में हमारे साथ पाकिस्तान, चाइना का कोई युद्ध नहीं हो रहा है। एक बहुत छोटी सी घटना घटी है कि उन्होंने कुछ हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। युद्ध नहीं कहते इसे। विदेश नीति में राष्ट्रवाद के एलिमेंट्स का हम लोग सिर्फ युद्ध के समय इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन जब युद्ध नहीं होता तो हम राष्ट्रवाद का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपने 6 साल से कॉन्स्टेंटली विदेश में नेशनलिज्म को आपने अनिवार्य दिया है। इससे विदेश नीति क्षतिग्रस्त हुई है और आपके दोस्त घटे हैं, यानी भारत के दोस्त घटे हैं। कल तक जो भारत के मित्र थे, आज वे भारत के मित्र नहीं हैं। आपने दैनंदिन रूटीन की चीज बना दिया पाकिस्तान के साथ में विदेश नीति करते हुए नेशनलिज्म को, जिसकी जरूरत नहीं थी। आप पाकिस्तान से हेट कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से असहमत हो सकते हैं, पाकिस्तान को एकदम शत्रु घोषित कर सकते हैं, बिना युद्ध के आप नेशनलिज्म का विदेश नीति में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली क्या हुआ कि पाकिस्तान से आपके एकदम विषाक्त संबंध हो गए। आपने कूटनीति नहीं की। अब अल्टीमेटली आपने चाइना के साथ में, जिसके साथ आप झूले झूल रहे थे, आपने नेशनलिज्म के ग्राउंड पर ही उनसे बात की थी। और चाइना के लोग तो नेशनलिज्म के आपसे ज्यादा नशे में रहते हैं।
चाइना बदनाम है अंधराष्ट्रवाद के लिए, और चाइना को वे लोग अच्छे लगते हैं जो अंधराष्ट्रवादी होते हैं। चाइना उनसे डरता है जो अंधराष्ट्रवादी नहीं। चाइना को मनमोहन सिंह से डर लगता था क्योंकि मनमोहन सिंह अंधराष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन चाइना को बीजेपी से कोई डर नहीं लगता क्योंकि वो जानते हैं कि अंधराष्ट्रवादी हैं और ये कभी भी उसके ट्रैप में फंस सकते हैं, और फंस गए। अंधराष्ट्रवाद का प्रत्युत्तर अंधराष्ट्रवाद नहीं है बल्कि विवेकवाद है और उदारतावाद है और विदेश नीति की कूटनीति है। आपने पिछले 6 वर्ष में जिस विदेश नीति का निर्माण किया, जो पहले से बनी हुई थी, उसको आपने एकदम उठा के खूंटी पर टांग दिया, कहा कि वो काम की नहीं है, अब हम नया काम करेंगे। तो आपने नई विदेश नीति कैसी बनाई? आपने नई विदेश नीति बनाई है जिसमें कि पहला एलिमेंट है नेशनलिज्म, है ना, और दूसरा एलिमेंट है अमेरिका का अंधानुकरण, और तीसरा एलिमेंट है मीडिया का उन्माद, और चौथा एलिमेंट है पड़ोसी देशों से विरोध। कांस्टेंट टकराहट। इन 4 पहलुओं पर आपने इतना जबरदस्त काम किया है कि आज हम कूटनीति के बजाय राजनीति कर रहे हैं विदेश में। आप जानते हैं कूटनीति साइलेंटली होती है, बहुत नीतिगत मामले हैं, वो सिर्फ चंद लोगों के बीच में ही होते हैं और वो ऊपर के लोगों के बीच में होते हैं और उसको नीचे तक लाया जाता है, और विदेश नीति के मसलों को आप घरेलू राजनीति में शामिल नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के जो नए फ्रेमवर्क को निर्मित किया, जिसमें राष्ट्रवाद, अमेरिकी अंधानुकरण, मीडिया उन्माद और पड़ोसी देशों से टकराहट, इसने एक नई स्थिति को जन्म दिया है। और नई स्थिति क्या है? नई स्थिति यह है कि इन चारों चीजों ने विदेश नीति से कूटनीति कर दिया है। अब कूटनीति नहीं है। कूटनीति के नाम पर आपने अमेरिकी अंधानुकरण को आपने एक महत्वपूर्ण उपकरण बना दिया और एक कंपलसरी चीज बना दिया है। तो आप अमेरिका में कोई पॉलिसी डिक्लेयर हो रही है, आप सीरियस करते हैं। आप खाली विदेश नीति के नाम पर कूटनीति नहीं करते, आप लॉबिंग करते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं। और यह मेजर शिफ्ट है आपकी विदेश नीति में, लॉबिंग और प्रोपेगेंडा और अमेरिकी नीति का अंधानुकरण। मैंने फेसबुक पर लिखा था, मैंने वो लेख भी लिखा था और मित्रों को शेयर भी किया था। ये नया जब नागरिकता कानून बना तो मैंने ये बात लिखी थी कि नए नागरिकता कानून की नकल कहां से की गई? अमेरिका के ट्रंप की पॉलिसी थी। अब ट्रंप ने अपने इलेक्शन को जीतने के लिए नया खेल खेला है, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार, चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं, चीन का अंध विरोध, और आपने ठीक इस ट्रंप की नीति का अनुसरण करते हुए भारत में ठीक चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के नारे को व्यवहार में लागू कर दिया, बिना बोले लागू कर दिया। क्या सामान्य सी यह घटना है? ये बहुत बड़ी घटना नहीं है। इसे कूटनीति और स्थानीय स्तर पर सैनिक पहल के जरिए हल किया जा सकता है जो सीमा विवाद है, लेकिन उसके लिए आपने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया जो कि ट्रंप का इशू था। प्रधानमंत्री जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं अमेरिका बहुत सक्षम देश है और भारत बहुत सक्षम देश नहीं है।
वो स्वदेशी को के नाम पर वो कितना आगे जाएगा ये देखना होगा। अभी वो खाली जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है ना ट्रंप का, तब तक ये चल रहा है चीन विरोध, उसके बाद वो रास्ते पे आ जाएंगे। और आपका भी ये जो चीन विरोध है तब तक कि बिहार में इलेक्शन नहीं हो रहा है। बिहार में इलेक्शन तक आप भी चीन का बहिष्कार करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, क्योंकि अब बिहार में कोई इशू नहीं है आपके पास, अब डेवलपमेंट इशू नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पर आपने जो ये चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का मसला चुना है, ये ट्रंप की विदेश नीति का अनुकरण करते हुए चुना है। इसका भारत सीमा विवाद से, भारत चीन के जो सीमा विवाद है उससे कोई संबंध नहीं है। सीमा अतिक्रमण पहले भी हुए थे, लेकिन हमने चीनी वस्तुओं पर पाबंदी नहीं लगाई थी, बहिष्कार की नीति नहीं अपनाई थी। इससे हमें कितनी मदद मिलेगी भविष्य जानता है, हम नहीं जानते। मुझे तो डाउट है, मुझे डाउट है इससे कोई मदद मिलेगी, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। हां, एक चीज से मदद मिल सकती है, अगर आप फोन करें चाइना के राष्ट्रपति को तो शायद इससे मदद मिल सकती है कि चाइना का राष्ट्रपति आपकी बात समझ जाए और मान ले, क्योंकि आप में समझाने की क्षमता तो है, आप अक्लमंद तो हैं। अक्लमंद नहीं होते तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? थोड़ा सा कूटनीति में अपनी गुजराती बुद्धि लगाइए, जिससे कि चाइना के राष्ट्रपति का दिमाग हमारी तरफ आए, वो समझे इस बात को। तो जो चार बातें मैंने आपको बताई अभी, अमेरिकी नीति का अंधानुकरण, नेशनलिज्म, मीडिया उन्माद और पड़ोसी देशों के साथ में टकराहट, इसमें पांचवा एलिमेंट हुआ है चीनी वस्तुओं का बहिष्कार। तो अब ये पांच चीज मिलके भारत की विदेश नीति बनाती हैं, इसमें कूटनीति कहीं नहीं है। अब इसमें एक ये जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार में एक और चीज की है, वो ये कि अब घरेलू स्तर पर हर गली मोहल्ले में अब चीनी वस्तुओं के नाम पर सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यह काम मीडिया और साइबर सेल, जो बीजेपी का बहुत पावरफुल सेल है, उसे सौंप दिया गया है। यानी अब आप सरकार के स्तर से यह काम नहीं कर रहे, आपकी विदेश नीति को कैरी आउट कौन कर रहे हैं? आपकी विदेश नीति को कैरी आउट वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने विदेश नीति का ABCD नहीं पढ़ा है, मीडिया सेल के लोग। वे जो मन में आ रही है लिख रहे हैं, जो मन में आ रही है लज्जित कर रहे हैं, गंदी गंदी पोस्ट लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक ही संदेश है, उन्माद करो। सो विदेश नीति का मीडिया और साइबर सेल से कोई संबंध नहीं होता था भारत में पहले। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद से पहली बार ऐसी घटना घटी कि अब विदेश नीति में कोई भी चीज घटती है तो वह सबसे पहले मीडिया और साइबर सेल के सेनानियों को सौंप दी जाती है कि जाओ अब तुम ले जाओ नीचे, और जनता में खूब सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इसका इस्तेमाल करो। विदेश नीति होती थी दो देशों या भारत और उसके बाहर जो देश है उनके बीच में जो नीतिगत प्रश्न है उनको हल करने के लिए। विदेश नीति का इस्तेमाल सामाजिक स्तर पर घरेलू राजनीति में के लिए कभी नहीं होता था। इंदिरा गांधी ने 1971 का युद्ध जीता, पाकिस्तान का विभाजन करा के नए देश के तौर पर बांग्लादेश का निर्माण किया, लेकिन इलेक्शन और उसके बाद मिसेस गांधी ने इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। और आपने तो अभी तक चुहिया नहीं मारी है। और आप
के सेनानी बिल्कुल लगे रहते हैं ऐसे जैसे पता नहीं नरेंद्र मोदी कितनी चोटियां जीत लाए हैं और नरेंद्र मोदी के 6 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान के कितने इलाके दखल कर लिए गए हैं और चाइना के कितने इलाके दखल कर लिए गए हैं। कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय साइबर और मीडिया स्ट्राइक के कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। हमारे सैनिक ज्यादा मारे गए हैं। तो विदेश नीति से ये जो मीडिया और साइबर सेल है इसको अलग कीजिए। अगर भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाना है, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो मीडिया और साइबर सेल के जरिए जो आप विदेश नीति और उसमें नेशनलिज्म का जो प्रचार कर रहे हैं आप, ये किसका मुहावरा और किसका तरीका है? ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का तरीका है जो अभी चाइना इस्तेमाल करता है। सो आपका आदर्श नेता कौन है? चाइना, ठीक। और लड़ना किससे चाहते हैं? चाइना से ही। वाह, संभव है, संभव है। चाइना की उपासना करके चाइना को पराजित करना, चाइना को देवता बना के चाइना के मार्ग पर चल के चाइना को जीतना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। चाइना विस्तारवादी था, आज भी है, आपके बोलने के पहले भी था, लेकिन भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इस शब्द नहीं किया। मनमोहन सिंह किया, मनमोहन सिंह के पहले किसी और प्रधानमंत्री ने किया। चाइना को विस्तारवादी हमने नहीं कहा, क्योंकि हम विशेषणों में राजनीति नहीं करते। चाइना हमारे लिए एक देश था और उसकी विदेश नीति जो थी उसकी हम आलोचना करते थे और हम कोशिश करते थे कि वह हमारे साथ में पंचशील के सिद्धांतों पर एक मत हो। वो बार बार छूट के जाता था, हम बार बार पकड़ के लाते थे, क्योंकि उसके अंदर भी वही बीमारी थी जो आपके अंदर है और आपके दल में है, राष्ट्रवाद की बीमारी। विदेश नीति में राष्ट्रवाद का जो भी इस्तेमाल करेगा वह अपने पड़ोसियों से आए दिन सिर फुटौल करेगा और चाइना करता रहा है। चाइना के सीमाएं 12 देशों से जुड़ती हैं और 12 में से कोई देश ऐसा नहीं जिसके साथ में उसकी सिर फुटौल ना हुआ हो। सो नेशनलिज्म में अगर रहेगा तो सिर फुटौल तो होगी। सो विदेश नीति शांति के मार्ग पर चले। विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ और अन्य देशों के साथ मित्रता के संबंध बनाने में हमारी मदद करे। इसके लिए जरूरी है कि विदेश नीति में कूटनीति पर जोर हो, राजनीति पर नहीं। विदेश नीति का हम राजनीतिक हित और लक्ष्य पूरा करने के लिए इस्तेमाल न करें। अरे आप लोगों से वोट मांगिए कह के कि आपने कितने गैस के चूल्हे दिए, जैसा कि आप कहते रहे हैं। आप वोट मांगिए कि आपने कितना अभी कोरोना में लोगों के खाते में पैसा पहुंचाया। आप वोट मांगिए। आप वोट नेशनलिज्म और चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार के नाम पर आप माहौल क्रिएट करके क्यों हिंदुस्तान की जो राजनीति उसे और विषाक्त बनाना चाहते हैं? नहीं, मेरी डिमांड है दूसरी कि विदेश नीति से नेशनलिज्म और मीडिया साइबर सेल बीजेपी का उसके कैंपेन को एकदम अलग किया जाए। उन्हें बाकायदा मैंडेट दी जाए कि वे इस पर कुछ न बोलें। जो कुछ बोलना है विदेश मंत्रालय बोलेगा और जो कुछ बोलना है प्रधानमंत्री बोलेगा। अब हालत यह है कि हर लफंगा, हर शोहदे किस्म का व्यक्ति जिसको कि राजनीति की एबीसीडी नहीं आती, वो लगातार बीजेपी की तरफ से पोस्ट दर पोस्ट लिखे जा रहा है। तो विदेश नीति का लोकल गुंडों का खेल है। अगर ऐसा ही है तो फिर तो किसी अच्छे माफिया को विदेश मंत्री बनाना चाहिए। फिर जयशंकर की क्या जरूरत थी? वो जो साइबर सेल के इंचार्ज है उन्हीं को विदेश मंत्री बना दीजिए, फिर देखिए मजा। हिंदुस्तान के बाहर कैसी पूजा होती है हिंदुस्तान की। विष्णु भगवान की तरह पूजा होगी। जैसे विष्णु भगवान को कोई भारत के बाहर पूजता नहीं है, ठीक ऐसे ही पूजा नहीं जाएगा भारत को। तो कृपा करके विदेश नीति को साइबर सेल के जाल से बाहर निकालिए। जो कुछ ब्रीफिंग होगी, जो कुछ कहना होगा विदेश मंत्रालय कहेगा।
जो कुछ कहना होगा बीजेपी का विदेश विभाग के इंचार्ज कहेंगे। ये साइबर सेल की जो सैकड़ों हजारों पोस्ट व्हाट्सएप से लेके इंटरनेट तक जो सर्कुलेट होती है, इन्हें रोकिए। ये जो पद्धति है, ये चाइना की पद्धति है, ये चाइना के विस्तारवादी दृष्टिकोण की पद्धति है, और यही पद्धति आप अपना रहे हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। भारत डेमोक्रेसी है, यहां मोमोक्रेसी नहीं है। ये चाइना नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में विपक्ष है, विपक्ष में एक राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह है, सीताराम येचुरी है, और बहुत सारे लोग हैं। यहां हर राज्य में एक सोनिया गांधी है। चाइना की तरह नहीं है कि जो मन में एक पार्टी मिले सब लागू हो जाएगा। हिंदुस्तान में संभव ही नहीं है। आप एक नागरिकता कानून में संशोधन किया, सारे देश में विरोध हुआ उसका। सो प्लीज ये चीज समझने की कोशिश करें कि ये डेमोक्रेसी का देश है, लोकतंत्र का देश है। ये भीमतंत्र का देश नहीं और एक पार्टी का देश नहीं है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर एक ही दल की सत्ता और वहां डिक्टेटरशिप है, और ऐसी वैसी डिक्टेटरशिप नहीं है, बहुत ही थर्ड ग्रेड किस्म की डिक्टेटरशिप है। जिस राष्ट्रपति के साथ अभी झूला झूल रहे थे ना आप कुछ दिन पहले, वो राष्ट्रपति अपनी पार्टी में ही लोगों को दमन करने के लिए बदनाम है। कभी मौका लगा चाइना में जो चल रहा है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे आपसे। हमसे अभी बहुत विनम्र लोग जाते हैं के राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टी के कदम पर बीजेपी और उसका मीडिया से चलना, प्रचार करने के और भी तरीके हैं, बातें कहने के और भी तरीके हैं। एक अन्य पहलू ये कह के और मैं ये बातचीत यहीं फिलहाल रोकूंगा, वो ये कि आखिर हम क्या करें, क्या करना चाहिए हम लोगों को। पहली चीज, ये 9 सप्ताह से अधिक गुजर चुके हैं इस तनाव को जो सीमा पर है। इस तनाव से निकलने का अब तक जो निचले स्तर पर, जैसा मैंने आपसे कहा, 2 बार विदेश मंत्री बात कर चुके हैं, 3 बार सेना के अफसर बात कर चुके हैं आपस में। इससे कम से कम बॉर्डर पर फिलहाल एक शांति लौटी है। लेकिन हमें यही नहीं रुकना चाहिए, हमें इस कूटनीतिक प्रयास को ऊपर शिखर लेवल पर ले जाना चाहिए और एक नया प्रस्ताव 2012 के नॉन अलाइनमेंट 2.0 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इंडोर्स करना चाहिए और कराना चाहिए, क्योंकि चाइना ने बदमाशी की है। रीट्रेट करना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने वक्तव्य में 2012 के प्रस्ताव के बारे में बोलना चाहिए। विदेश मंत्री को इस बात को बार बार बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कांग्रेस कोई नीतिहीन पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने एक नीति डॉक्यूमेंट्स तैयार किया था, उस डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, मैसेज दिया जाना चाहिए चाइना को कि हम आपको याद दिला रहे हैं। उन्होंने जो वहां हमारे इलाके में यानी PP14 जो नामक क्षेत्र है जिस पर के उन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ है, जिस पर उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हमारी सेना के लोग गए और 15 जून को जो झगड़ा हुआ उसमें हमारे 20 लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हुए। उसके अलावा भी एक अन्य क्षेत्र जहां पर कि चीनी घुसने की कोशिश कर रहे और उसने कुछ जमीन कब्जे में ले ली है। इन दोनों ही स्थानों को खाली कराने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए। आपने जो अभी प्रयास किया है वो ठीक है,
वो स्वागत योग्य है कि आपने वहां पर हमारे सेना के जवानों के पास में हथियार नहीं थे, वतन गाड़ियां नहीं थी, प्रक्षेपास्त्र नहीं थे, युद्ध बम वर्षक विमान नहीं थे, ये सब चीजें नहीं थी, आपने सब वहां जुगाड़ कर दिया है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत दिन तक इसे रखना संभव नहीं होगा। जाड़े जब आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत खर्चीला है ये मामला। इसलिए ये जो इलाके जो कब्जे में, इन्हें मुक्त कराने के लिए दोनों ही स्तरों पर प्रयास किया जाना चाहिए। एक तो ये अभी जो आपने सेना की मोर्चेबंदी की है, जो वहां रसद पहुंचाई है, जो अखबारों से पता चला है कि लद्दाख की सीमा पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं और वहां संख्या बढ़ाई गई है, वहां हॉवित्जर तोपें भेजी गई हैं, वहां टैंक भेजे गए हैं, वहां तमाम बमवर्षक विमान और प्रक्षेपास्त्र सुखोई विमान तक वहां भेजे गए हैं। ये तमाम आपने व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है ये। यहां तक कि ब्रह्मोक्ष नाम का प्रक्षेपास्त्र भी आपने भेज दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सीमा है और हमारी सेना है, हम वहां कुछ भी लगाएं, कोई नुकसान नहीं है इसमें। और आपने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम, आप एक चीज ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब वहां कोई झगड़ा नहीं होगा, तो ये इतनी युद्ध सामग्री रसद जो आपने वहां इकट्ठी की है, उसे सर्दी में मेंटेन करना, रखना कितना खर्चीला होगा। तो कोशिश कीजिए जल्दी कि ये टेंशन खत्म हो। एक और चीज है, ये जो आपने अभी हथियारों का ऑर्डर दिया है ना, जिसमें कि 18,000 करोड़ से अधिक के हथियार खरीदने का जो आपने ऑर्डर दिया है, इसमें 33 रशियन युद्ध बमवर्षक विमान, इसके अलावा 21 उच्च कोटि के MiG-29, 12 लेंस युक्त 30 MKI सुखोई विमान, ये जो आपने ऑर्डर दिए खरीदने के लिए रशिया को, इन्हें नीचे एक्टिव होने में कम से कम अभी 2 साल लग जाएंगे। सीखना, सीख के चलाने का इनका अभ्यास करना, फिर इनको इस्तेमाल करने के लायक बनाना, इसमें 2 साल लग जाएंगे। तो हम क्या युद्ध के लिए ये सामान खरीद रहे हैं? इससे एक चीज का पता चलता है कि हमारे पास में बेहतर युद्ध की सामग्री नहीं है। चाइना हमसे युद्ध की सामग्री के मामले में अनेक विकसित अवस्था में है। सिर्फ एक चीज में वो कमजोर है कि चाइना को बर्फीली पहाड़ियों में युद्ध का अनुभव नहीं है और हमको है। चाइना ने किसी से युद्ध नहीं किया है, सिर्फ एक वियतनाम को छोड़ के, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी। हमने 5 बार युद्ध किया है, हमें अनुभव है, लेकिन इस अनुभव से तो काम नहीं चलेगा खाली। हमारी सेना के पास में प्रॉपर संसाधन नहीं है, ये एक वास्तविकता है। अभी जानते हैं, सारा देश जानता है इस बात को। आखिर में आपने जो ये विपक्षी दलों की जो मीटिंग बुलाई, जिसमें ब्रीफिंग दी, उसे आप लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया आपने? आप खाली डिटेल्स लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। जैसे आप अभी आप सीमा पर गए और आप भाषा, वो लाइव टेलीकास्ट हो गया। तो कम एक वक्तव्य जो आपने दिया था, मुझसे क्या है कि आपने मीटिंग में जो कहा और मीटिंग के बाद जो कहा, फिर उसके बाद में विदेश मंत्रालय ने जो कहा, उसके बाद में रक्षा अधिकारियों ने जो कहा, उसके बाद में आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो
पूर्व सेनापति हैं, बीके सिंह ने जो कहा, इन सारी चीजों ने एक अटर कंफ्यूजन पैदा किया है। तो एक अंतिम अनुरोध, आप ये बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम से एक बयान, एक ट्वीट जारी करके ये बताएं कि विवादास्पद क्षेत्र में अवैध रूप से चाइना ने कोई जमीन, जिस पर कि हमारा भी दावा था, वो क्या अपने कब्जे में ली है, हां या ना। सिर्फ एक ट्वीट कर दीजिए, एक ट्वीट। और मन की बात कह रहे हैं तो सबसे अच्छा है, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अंत में सुदर्शन चक्र से आप जीतने वाले नहीं हैं। आधुनिक लड़ाइयां सुदर्शन चक्र और भगवान कृष्ण के नाम से नहीं लड़ी जाती और न जीती जाती हैं। ये अंधविश्वास है। ये जो पौराणिक उपाख्यान आप बार बार बोलते हैं और संस्कृत के जो पदबंध आप बार बार बोलते हैं, जो कि आप वहां पर भी बोल रहे थे, यह विदेश नीति में पोंगा पंथ है। आपको कहना चाहिए था यह कि मैंने यहां हॉवित्जर तोपें लगाई हैं, अगर दुश्मन ने कुछ किया तो ये जवाब देंगी। आप सुदर्शन चक्र का नाम क्यों लिया आपने? आपने तो हॉवित्जर तोप लगाई ना वहां। आपने ब्रह्मोक्ष जो है, ब्रह्म प्रक्षेपास्त्र लगाया हुआ है वहां, आपने मंगाया। आपने सुखोई विमान वहां लगाए हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल्स आए हैं। तो आपके पास में जो सैन्य सामग्री है, जो कि बहुत ताकतवर सैन्य सामग्री है, जिससे कि रैशनल डिस्कोर्स, सेना के बारे में रैशनल समझ पैदा होती है, उस सेना को आप एक अंधविश्वास, सुदर्शन चक्र और कृष्ण एक अंधविश्वास का हिस्सा भी हैं। कृष्ण कभी नहीं हुए थे, देवता जन्म नहीं लेते, और सुदर्शन चक्र नाम की कोई चीज नहीं थी, काल्पनिक चीजें हैं। ये अंधविश्वास है। देश की सेना की रक्षा के लिए अंधविश्वास और अंधविश्वास के प्रतीकों की जरूरत नहीं है। देश की सेना की रक्षा के लिए और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी है कि उनके पास में सबसे बेहतरीन हथियार हो, उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। और इससे भी बड़ी चीज जानते हैं क्या है? जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहा है, उसकी चिंता है कि उसका जो परिवार घर में है, मेरठ में है, दिल्ली में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, गांव में है, वो परिवार शांति के माहौल में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। आप ये इंश्योर करें कि नीचे ये जो देश के विभिन्न इलाकों से, सुदूरवर्ती इलाकों से लोग भर्ती होकर सेना में आते हैं, अपनी जान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए आते हैं देश के लिए, वे आपसे ये उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि उनके परिवार के लोग जहां रह रहे हैं, वो परिवेश, वो शहर, वो महानगर, वो गांव, वो तमाम किस्म के सामाजिक तनावों से मुक्त हो। आप गांव में, कस्बों में आप लगातार तनाव की खबरें और तनाव का वातावरण और सुरक्षा का वातावरण बना के आप देश की सैनिकों के मन को संतोष और सुरक्षा नहीं दे सकते। आप सोचिए कभी, आप सोचिए कभी कि आपका परिवार जहां रहता है गुजरात में, वहां अशांति हो चारों तरफ, आपको अच्छा लगेगा काम करना? नहीं। आप चाहेंगे कि गुजरात में पहले शांति हो, मेरी मां शांति से रहे। सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वे चाहते हैं कि उनके परिवार शांति के वातावरण में रहें। इसलिए समाज में घरेलू स्तर पर शांति का, तनाव मुक्त वातावरण बेहद जरूरी है। ये जो राष्ट्रनिर्माण का जो खेल है, ये शांति का और तनाव रहित माहौल को ये नष्ट करता है। ये परपेचुअल क्राइसिस, टेंशन, तनाव कभी इस बहाने कभी उस बहाने बनाए रखता है, और इससे सैनिक का मनोबल प्रभावित होता है। सैनिक का मनोबल तब ऊंचा रहता है जब उसका परिवार शांति के माहौल में रहे।
सैनिक का मनोबल तब ऊंचा होता है जबकि वह बेहतर उपकरणों से लैस हो। सैनिक का मनोबल प्रधानमंत्री के भाषण से ऊंचा नहीं होता, उसका सीना ऊंचा नहीं होता। ये आपके साइबर सेल और मीडिया जो कैंपेन है, टेलीविजन वाइट्स हैं, इनसे सैनिकों का मनोबल ऊंचा नहीं होता। सैनिक देखते ही नहीं है कभी इन चीजों को, उनके यहां ये विषय ही नहीं है। तो सीमाओं पर शांति की जरूरत है, इसलिए क्योंकि सैनिक हमारे खुशहाल रहें और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे घरेलू जीवन में भी शांति रहे, और घरेलू जीवन में शांति के लिए जरूरी है कि बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन राष्ट्रवाद का प्रचार बंद करें। लोकतांत्रिक राजनीति कीजिए, ये राष्ट्रवाद बंद कीजिए। ये सैनिकों का मनोबल तोड़ते हैं, ये समाज का मनोबल तोड़ते हैं, ये समाज में विभाजन पैदा करते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। ये अच्छी बात नहीं है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।